जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर, जहां हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। और आज हम उसी सीरीज़ में 6th क्लास के एनसीईआरटी का हिस्ट्री का 5वां चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसके आज हम हैंड रिटन नोट्स देखेंगे। हमने चैप्टर पढ़ लिया है, इसके समरी समझिए या फिर इम्पोर्टेंट नोट्स आप समझिए। इससे जितने भी ये नोट्स हैं, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, सभी एक क्वेश्चन बनाते हैं, अपने आप में ही सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में एक। अब ग्रंथों में एक से क्या मतलब है, देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें लिखा है कि वेद कितने हैं। वेद देखने हैं, वेद कितने प्रकार के हैं। वेद हैं 4। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पुराना वेद अगर देखें तो वो कौन सा है, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद इन चारों वेदों में सबसे पुराना है, ठीक है। जिसकी रचना कब की गई थी? लगभग 3500 साल पहले। 3500 साल का मतलब है 15 ईसा पूर्व। 15 ईसा पूर्व की गई थी इसकी रचना। अब ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद रचा गया, इसमें लिखा गया है 1000 प्रार्थनाएं हैं इसमें, जिन्हें क्या बोलते हैं? सूक्त बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है सूक्त क्या है? सूक्त इसकी प्रार्थनाएं हैं जो कि 1000 हैं, ठीक है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। किसकी स्तुति में? देवी देवताओं की। इनमें महत्वपूर्ण देवता की बात करें तो कौन है? इनमें सबसे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। अग्नि यहाँ पर आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। किसने की वैदिक प्रार्थनाओं की रचना? ऋषियों द्वारा की गई। आचार्यों द्वारा इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। कैसे कंठस्थ करवाते थे? ये अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कि अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष हुआ करते थे। ऋग्वेदिक काल में अधिकांश जो सूक्त लिखे गए उनके रचयिता थे पुरुष, जबकि कुछ प्रार्थनाओं की अगर बात करें तो महिलाओं द्वारा भी रची गई, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत थी, या फिर वैदिक संस्कृत भी कहलाती है। पुरानी संस्कृत, प्राक संस्कृत, ठीक है, जो आज की संस्कृत से थोड़ी भिन्न है, ठीक। अब संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में देखेंगे हम। संस्कृत भारोपीय, भारत और यूरोपीय, ठीक है, भाषा परिवार का हिस्सा है। किसका? भारोपीय परिवार, जो कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है संस्कृत। भारोपीय परिवार की अन्य भी भाषाएं हैं, देख लेते हैं कौन सी। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी ये भाषाएं आती हैं। एशिया की बात करें तो यहाँ पे फारसी आती है। और यूरोप की बात की जाए तो यहाँ पे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, ये सारी भाषाएं क्या हैं? भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। अब प्रारंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। प्रारंभ में अगर बात करें तो इनके जो शब्द थे वो एक जैसे थे। जैसे मातृ संस्कृत का शब्द है, माँ हिंदी का है और मदर इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों की बात की जाए तो वहाँ पे तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती थी। द्रविड़ भाषा परिवार, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये आते हैं द्रविड़ भाषा परिवार में। और झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार वाली भाषा बोली जाती थी, ठीक है। देखिए ऋग्वेद के बारे में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद का जो उच्चारण है वो उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, यानी कि उसे बोला जाता था और सुना जाता था, ना कि इसे पढ़ा जाता था, ठीक है। इसे छापने का जो काम है लगभग 200 साल पहले ही हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड ये बनता है कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो इतिहासकार की बात करें और पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही इतिहास के बारे में वो जानकारी जुटाते हैं। कौन? जो इतिहासकार हैं वो पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अपनी जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। और ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में पाए हैं उन्होंने, जिसमें विश्वामित्र ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों का इसमें उल्लेख है। एक है व्यास और दूसरी है सतलज, ठीक है, के बीच संवाद का सूक्त अंश है। जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। जिस समाज में ऋषि रहते थे उसे क्या बोलते थे? उसे बहुत महत्व दिया जाता था घोड़ों और गायों के लिए, ठीक है।
इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेदिक जो सूक्त मिले हैं, जो इनके अध्ययन की जो सामग्रियाँ मिली हैं उनमें, ठीक है। ऋग्वेद में प्रार्थनाओं में सरस्वती, सिंधु और सहायक नदियों का भी उल्लेख है। गंगा और यमुना का जिक्र केवल एक बार है। अब क्वेश्चन बन जाता है कि किसका जिक्र एक बार है केवल, तो गंगा यमुना का जिक्र ऋग्वेद में एक ही बार है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी ऋग्वेद की पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। मैं आपको एक एनसीईआरटी में ही पिक दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो लिपि है, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है और ये भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी एक पांडुलिपि है जो कि कश्मीर में पाई गई लगभग कब 150 वर्ष पहले, ठीक है। और पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में है। देखिए, आपके एनसीईआरटी में ये पिक दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं उस टाइम की ये लिपि है ऋग्वेदिक काल की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था और ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। तीसरा पॉइंट बनता है मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी और घोड़े और रथ, ठीक है। इसमें है ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं। किसके बारे में है? मवेशियों के लिए है, बच्चों के, खासकर पुत्रों के और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में। लड़ाई के बारे में भी है। मवेशी, ज़मीन, चारागाह, पानी के स्रोत आदि के लिए भी इसमें जिक्र किया गया है। और कुछ लड़ाइयाँ स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई स्थायी सेना नहीं थी। बहादुर और कुशल योद्धा को सरदार के रूप में चुना जाता था। कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, और बहादुर जो और कुशल योद्धा जो हुआ करते थे उनको सरदार के रूप में चुन लिया जाता था। युद्ध में जीते धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ पुरोहित तथा शेष आम जनता में बांट दिया जाता था। अब आहुति क्या थी? चैप्टर में आहुति एक शब्द दिया गया है, उसको वो क्या था वो देख लेते हैं। धन यज्ञ के लिए आहुति देवी देवताओं को घी, अनाज और तथा जानवरों की भी दी जाती थी। आहुति किस चीज़ की दी जाती थी? यज्ञ में दी जाती थी। देवी देवताओं को घी और अनाज तथा जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। कहीं ना कहीं अभी आज के टाइम पे भी ये परंपराएं चल रही हैं, जो कि पहले से चली आ रही हैं, ऋग्वेदिक काल में भी देखी गई, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषताएं, लोगों के बारे में कैसे पता चलता है, किन शब्दों से पता चलता है, ये हम देखेंगे। देखिए, लोगों का वर्गीकरण कैसे हुआ? काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था, या फिर काम के आधार पर, भाषा के, परिवार या समुदाय, निवास स्थान तथा सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। अब ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। एक तो पुरोहित, जो कि ब्राह्मण थे उस टाइम, ये यज्ञ कराते थे, अनुष्ठान करते थे। और राजा थे, ये ना ही महलों में रहते थे, आज के जो आगे हम पढ़ेंगे उन राजा से अलग थे। ना ये महलों में रहते थे, ना राजधानी थी इनकी, ना इनके पास सेना हुआ करती थी, ना ही ये कर वसूलते थे, और ना ही ये वंशानुगत थे, यानी कि ये वंशानुगत इनका पद नहीं हुआ करता था। जो सबसे शक्तिशाली, हमने पिछले पेज में पढ़ा, जो शक्तिशाली और कुशल होते थे वो राजा मान लिए जाते थे, ठीक है। देखिए, जनता व पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का यूज़ किया गया है। अगर समुदाय की बात करें, समाज की बात करें, जनता की बात करें, तो उनके लिए दो शब्द का यूज़ किया गया है यहाँ पे। पहला है जन और दूसरा है विश्व। पहला क्या है? जन है, दूसरा है विश्व, यानी कि वैश्य। यहीं से वैश्य एक शब्द की शुरुआत होती है। ऋग्वेद में पुरुजन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदुजन या विश्व और विश्व का उल्लेख मिलता है। और प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को आर्य कहते थे। नेक्स्ट जो लाइन है उसमें है कि जो प्रार्थनाओं की रचना करने वाले थे वो खुद को आर्य कहते थे, ठीक है। तथा विरोधियों को वो दस्यु कहते थे। जो उनके विरोधी हुआ करते थे अपोजिट में, उनको वो क्या कहते थे? दस्यु बोलते थे। दस्यु कौन थे ये देख लेते हैं। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। दस्यु कौन थे? जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे।
दास वे स्त्री पुरुष थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। कौन थे ये जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था? वो दास हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, जिस युग में उपमहाद्वीप में के उत्तर पश्चिम में, कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। हर जगह एक जैसा विकास तो हो नहीं सकता। आज भी आप देख सकते हैं कि कई जगह काफ़ी पिछड़ापन है और कई जगह काफ़ी डेवलप है। तो ऐसे ही था, जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी तो उस टाइम पे दूसरी जगहों पर कुछ अलग तरह का ही विकास हो रहा था। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है वो है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। देखिए, महापाषाण, यहाँ महापाषाण क्या था? महापाषाण यानी बड़ा पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। ठीक है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कब शुरू हुई थी? 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कब? 3000 साल पहले महापाषाण द्वारा जो कब्रें बनती थी उनकी प्रथा स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये प्रथा कहाँ थी? ये थी दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। कहाँ कहाँ? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये प्रथा थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर तथा कुछ जमीन के नीचे भी हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी कब्रों में समानताएं। अब समानताएं की बात करें तो सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। किसके साथ? मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाने की परंपरा थी उस टाइम पे। ठीक है, जिसे काले लाल रंग की मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता है। काले लाल रंग की मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इनके साथ लोहे के औजार भी हुआ करते थे, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं कब्रों में। नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 6 पॉइंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में। लोगों में कुछ सामाजिक असमानताएं थी, उसके बारे में हम देखेंगे। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। ठीक है, जो सामाजिक असमानता को दिखाती है। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। कहाँ पे? ब्रह्मगिरी में। ठीक है, और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन पाए गए। इससे सामाजिक स्थिति में भिन्नता का पता चलता है। अमीर गरीब का पता चलता है और सरदार और अनुयायी का भी पता चलता है। ठीक है, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। कैसे? एक से अधिक कंकाल भी मिले। शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। दफनाने की जो परंपरा थी उस टाइम पे, कभी कभी ऐसा था कि एक ही जगह पे कई कंकाल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि एक ही जगह पर एक ही परिवार के कई लोगों को दफनाए जाने की भी परंपरा थी। ठीक है, जैसे कोई एक जगह पे पहले दफनाया गया, फिर कुछ टाइम बाद कोई होता है तो वहीं पर ही दूसरे को भी दफनाया गया, एक ही परिवार की, ऐसा कुछ परंपरा रही। ठीक है, नेक्स्ट 7 पॉइंट है इनाम गांव के बारे में। 7 पॉइंट है हमारा इनाम गांव के बारे में, जिसमें हम देखेंगे भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, इनाम गांव। यहाँ 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कब? 3600 से 2700 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। कैसे? अब क्वेश्चन बनेगा, सीधा लिटाकर कहाँ पे दफनाया जाता था? तो इनाम गांव में वयस्क लोगों को। ठीक है, उनका सिर कहाँ होता था? उत्तर की ओर होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कई बार ऐसा भी देखा गया कि घर के अंदर भी इन्हें दफनाया गया। 8 पॉइंट है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में। इनाम गांव के लोगों का जो काम धंधा था वो क्या था? यहाँ पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल और दाल, गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, यानी ये चीज़ें ये उपजाते थे। ठीक है, अब कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं यहाँ पे, जिन पर काटने के निशान से पता चलता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। ठीक है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, ये सारी चीज़ें जो है, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली,
की हड्डियाँ भी, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि बैर, आंवला और जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती रही होंगी। 8वां और लास्ट पॉइंट है कंकाल का लिंग पहचानने का तरीका। क्या अपनाया इतिहासकारों ने। हड्डियों की जांच हो चुकी है। देखिए, हड्डियों की जांच है क्योंकि महिला बच्चे को जन्म देती है, इसलिए उनका जो कटी प्रदेश है या कूल्हा है पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। लगभग 2000 साल पहले चरक नामक वेद, कब 2000 साल पहले एक वेद की बात की गई है जिसमें कि चरक नामक वेद थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, जिसमें उन्होंने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ बताई हैं उन्होंने। और जबकि आधुनिक टाइम में 206 हड्डियाँ मानी हैं। 206 हड्डियाँ वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, साइंटिस्टों द्वारा या फिर विज्ञान में हमारे 206 हड्डियाँ बताई गई हैं। तो चरक द्वारा संभवतः ये दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलोज को जोड़कर बताया गया होगा। उन्होंने सारी पूरे शरीर के दांत वगैरह सबको जोड़ा होगा, इसलिए 360 हुई थी, लेकिन अभी 206 मानी गई हैं। ठीक है, साइंस में। ये हमारा 5th चैप्टर आज फिनिश होता है। इसके समरी नोट हमने देख लिए। नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।